आज की वीडियो में कक्षा 10वीं की हिंदी चैप्टर नंबर 2 विष के दांत कहानी कुछ बचा हुआ था, उसको आज हम कवर कर रहे हैं। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज़ सुनकर सैन साहब लपके, सोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियां की ओर चले। सभी ने देखा सैन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया। सैन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने बड़ा शरारती हो गया। कासू मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है, उसके कल पुर्जों में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। सैन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी ही नहीं, देखते भी तो कुछ समझ पाते, इसमें शक ही था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सैन साहब को नमस्कार कर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पड़ गई थी। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठा गया था, शायद पंक्चर हो गया था। सैन साहब भी आगे बढ़ आए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी हो। ड्राइवर, जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो। और हाँ, कुर्सियाँ लॉन में लगवा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकाली हुई थी। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता, इधर ही खेल रहे थे, सोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सैन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में सैन साहब ने बताया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत पर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था। उसकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियर में इसकी दिलचस्पी है। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखस्त नहीं हो गए। सैन साहब अंदर लौटे तो बैरा को मदन के पिता गिरधर को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था, आहते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था, बुला लाने का हुक्म किया। यानी कि सैन साहब के यहाँ किरानी के रूप में फैक्ट्री में काम करते थे गिरधर लाल आया और सैन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। सैन साहब ने ठंडी बेलोस आवाज में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, आगे चलते हैं। मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा क्या वो अलग मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा। ऐसे ही लड़कों आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधरलाल कभी कभी जी कह देता था। सैन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो। उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा। तुम जा सकते हो। उस रात गिरधर के क्वार्टर में आते हुए मदन की चित्कार में से सैनों का आरामदेह नागार गूंज गया। आराम में खलल पड़ने से कुछ झुंझलाकर पिता सैन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त की खाल उधेड़ दूं। गिरधर ने ऐसी कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द रोड एंड स्पॉयल द चाइल्ड। माता सेन की नींद उचट गई थी। उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति की बकबक पर खींच आ रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी खीज मदन पर ही उतारी। कमबख्त
कैसा को एक तरह चिल्ला रहा है। भिखमंगा कहीं का खोखा की बराबरी करता फिरता है। मदन का आतुर रुक गया था। खैरियत थी कि उसकी शिकायत सेनों के सायनगर तक नहीं पहुंच सकती थी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट 4 वाली वीडियो में। जितना हुआ हम कवर करते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।